नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं हाजिर हूं शकील साजिद। बढ़ते हैं फार्मर आईजी। जी हां, पटियाला से एक पुलिस के बड़े अधिकारी का गंभीर सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल अमर सिंह चहल अपने घर में गंभीर रूप से घायल पाए गए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें पटियाला राजपुरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान मौके से 12 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें अमर सिंह चहल ने साइबर ठगी का शिकार होने की बात खुद को लिखी है। उन्होंने बताया कि उनके साथ करीब 8.10 करोड़ रुपए की ठगी हुई, जिसकी वजह से वह लंबे वक्त से मानसिक तनाव में थे। नोट में उन्होंने लिखा है कि इस घटना के बाद वो खुद को लोगों के सामने जाने लायक महसूस नहीं कर रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये नोट पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव साहब के नाम लिखा गया है। इसमें चहल ने मांग की है कि साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ठगी की रकम वापस दिलाई जाए और ऐसी फर्जी वेबसाइटों को पूरी तरह बंद किया जाए जिनके जरिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि घटना से पहले चहल के दोस्तों ने पुलिस को एक नोट सौंपा था, जिसमें उनकी चिंता जताई गई थी। इसके बाद पुलिस टीम उनके घर पहुंची और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उनकी सर्जरी चल रही है और पुलिस स्थिति पर नजर रखी हुई है। बताया गया है कि अमर सिंह चहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि गिरोह ने बैंक के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें ज्यादा मुनाफे का लालच दिया और इसी झांसे में आकर वो ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने लिखा है कि इसमें से बड़ी रकम उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार ली थी। ये बड़ी गंभीर बात है। नोट में उन्होंने अपील की कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए और लोगों को ऐसे साइबर जाल से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। पुलिस का कहना है ठगी के आरोपों की जांच हो रही है, सभी पहलुओं को ध्यान में रहकर कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि जब पढ़े लिखे और अनुभवी लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो आम लोगों की हिफाजत कैसे सुनिश्चित की जाए और ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक कब तक लगेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पुलिस से जुड़ी एक और खबर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी करते हुए राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 60 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पद स्थापना से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए और नई जगह पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाएं। ये तबादले प्रशासनिक जरूरत और कार्य हित को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। तबादले सूची में कई बड़े नाम हैं। संजय शर्मा को पीएचक्यू से कोरिया भेजा गया है। ओपी शर्मा का तबादला पीएचक्यू से माना है। अभिषेक महेश्वरी को सुकमा से नारायणपुर भेजा गया है। कीर्तन राठौर को रायपुर से राजनांदगांव, अनुराग झा को पीएचक्यू, राजेंद्र जायसवाल को बिलासपुर से पेंड्रा और डीएसपी गुरजीत सिंह को ट्रैफिक रायपुर से राजनांदगांव ट्रांसफर किया गया है। रायपुर में भी बड़े स्तर पर बदलाव नजर आ रहा है। यहां एएसपी आकाश मरकाम और राहुल देव शर्मा की पोस्टिंग हुई है। वहीं रायपुर से एएसपी कीर्तन राठौर, अनुराग झा, ममता देवांगन, डीएसपी गुरजीत सिंह, केशरी नंदन नायक, राजेश देवांगन और करण उइके को हटा दिया गया है। नई पोस्टिंग के मुताबिक एएसपी आकाश मरकाम को ग्रामीण रायपुर, कीर्तन राठौर को राजनांदगांव, अनिल सोनी को रायगढ़, राजेंद्र जायसवाल को जीपीएम मरवाही पेंड्रा जो बोलते हैं, मधुलिका सिंह को बिलासपुर ग्रामीण, हरीश यादव को बेमेतरा, राकेश पटनवार को जशपुर, सुरेशा चौबे को कोरिया, योगेश दिवांगन को सूरजपुर, मुकेश ठाकुर को राजभवन के सुरक्षा अधिकारी, पंकज पटेल को शक्ति, अमित पटेल को कबीरधाम, मणिशंकर चंद्रा को ग्रामीण दुर्ग, राहुल देव शर्मा जैसा कि हमने बताया रायपुर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही डीएसपी स्तर के 60 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। डीएसपी गुरजीत सिंह को पुलिस लाइन राजनांदगांव, सुरेंद्र पैकरा को डीएसपी ट्रैफिक रायपुर, पुष्पेंद्र नायक को राजनांदगांव, राजेश देवांगन को जीपीएम, राकेश बघेल को
अंबिकापुर प्रतीक चतुर्वेदी को कोरबा, दीपक मिश्रा को नवा रायपुर, निकिता तिवारी को IUCAW रायपुर, देवांश राठौर को पुरानी बस्ती, केसरी नंदन नायक को डोंगरगढ़, संजय साहू को ट्रैफिक बलौदाबाजार, बर्नाड कुजूर को प्रेमनगर, भूषण एक्का को बेमेतरा, यदुमणि सिदार को अजाक दुर्ग, विकास पाटले को दल्ली राजरा, तुलसीराम लेकाम को नवा रायपुर, चित्रा वर्मा को दुर्ग, भुवनेश्वर पैकरा को सक्ती और हेम प्रकाश नायक को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। तबादला आदेश में चंदल को कोरबा, माफ कीजिएगा, चंदिल सर को कोरबा बटालियन, मुकेश ठाकुर को राजभवन सुरक्षा अधिकारी, अभिषेक महेश्वरी को नारायणपुर बटालियन भेजे जाने का उल्लेख है। वहीं अमृता शौरी गोभी में शाम का तबादला डायल 112 में। गृह विभाग ने साथ किया कि सभी अधिकारी नए पद स्थापना स्थल पर योगदान दें। हालांकि इस तबादला सूची को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सूची में एक रिटायर्ड डीएसपी का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के बाद देखना यह होगा क्या इससे पुलिस व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी या आने वाले दिनों पर इस पर और प्रश्न चिन्ह लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। नए साल से पहले, जी हां, रायपुर में ड्रग्स से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नौजवान और लड़की टेबल पर ड्रग्स, कैश और मोबाइल के साथ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो रायपुर के अमली डी इलाके का है। वीडियो करीब 17 सेकंड का है, जिसमें युवक फोन पर किसी से बात करता दिख रहा है, जबकि युवती वीडियो बनाते हुए गालियां देती सुनाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि टेबल पर ड्रग्स की लाइनें बनाई गई हैं, पास में पैसे, मोबाइल और एक क्रेडिट कार्ड है। आशंका जताई जा रही है कि टेबल पर रखी ड्रग्स खतरनाक MDMA और कोकीन हो सकती है। ये वीडियो खुद युवती ने बनाया, ऐसा बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने गंभीरता से मामले को लेने की कहा है। पुलिस से जांच करवाई जा रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज है। पहली बार नहीं है जब रायपुर में इस तरह का मामला सामने आया है। 6 महीने पहले भी ड्रग्स से जुड़े वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर 79 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया था। उन पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया और करोड़ों का नशीला सामान जब्त किया गया। हालांकि कुछ वक्त बाद फिर से ड्रग्स बेचने वालों की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है, खासकर नए साल के आसपास। पुलिस के मुताबिक साल 2025 में अब तक रायपुर में नशा बेचने वाले 700 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों के पास से गांजा, MDMA, LSD, विदेशी गांजा, हेरोइन, नशीली गोलियां, अफीम और कफ सिरप, बाप रे बाप, ऐसी चीज़ें जो पूरे के पूरे प्रदेश को मादक नशों में फंसा दे, ऐसी जब्त की गई है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग ओडिशा से गांजा और महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से खतरनाक ड्रग्स लाकर रायपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं। विदेशों से भी इनके कनेक्शन जुड़े पाए गए हैं, सब पहले भी बताया गया है। पुलिस जांच में ये पता चला है कि रायपुर के होटल, पब और फार्म हाउस में होने वाली प्राइवेट पार्टियों में ड्रग्स को कोड वर्ड के जरिए बेचा जाता है। लगातार ऐसे मामलों पर नजर है पुलिस की और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। सवाल ये है, प्रश्न ये उठता है कि इतनी कार्रवाई के बावजूद ड्रग्स का नेटवर्क कैसे फिर से एक्टिव हो जाता है। सोशल मीडिया पर खुलेआम ऐसे वीडियो बनाकर वायरल कैसे हो जाते हैं। क्या नए साल से पहले नशे के सौदागर फिर से हमारी नौजवान पीढ़ी को खत्म करने पे तुले हुए हैं, नशे की झील में, नशे के समंदर में डुबाने पे तुले हुए हैं? क्या इन पर लगाम लग पाएगी या ऐसे मामले आगे भी सामने आते आएंगे? सरकारों से जुड़ी एक गंभीर खबर और खासतौर पर राहत की खबर मरीजों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर से जुड़ी बिलिंग के नियमों को सख्त कर दिया है। अब देश भर के निजी अस्पतालों को नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके तहत किसी भी मरीज को वेंटिलेटर पर रखने से पहले उसके परिवार से लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। साथ ही अस्पताल को पहले ही ये बताना होगा, ये बड़ी जरूरी बात है, कि वेंटिलेटर और ICU का संभावित खर्च कितना आ सकता है। सरकार का मकसद इलाज में पारदर्शिता लाना और मरीज के परिवार को अचानक आर्थिक बोझ से बचाना है, जो बेहद जरूरी माना जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार
डॉक्टर को मरीज के परिजनों को साफ शब्दों में समझाना होगा कि वेंटिलेटर क्यों लगाया जा रहा है, इससे मरीज को क्या फायदा होगा, इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं और कितने वक्त तक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही आईसीयू और वेंटिलेटर का रोजाना खर्च भी पहले से बताना अनिवार्य होगा। बिना लिखित सहमति के अब किसी मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय की वेबसाइट पर ये नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि कई बार निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर के नाम पर मनमानी की जा रही है, मनमाना बिल बनाया जाता है, जिससे मरीज के परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इन नियमों से वेंटिलेटर के इस्तेमाल में पारदर्शिता आएगी और निजी अस्पताल पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। नए नियमों के मुताबिक निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर से जुड़े सभी खर्च सार्वजनिक रूप से दिखाने होंगे। इसमें मशीन चार्ज, आईसीयू चार्ज और इलाज में इस्तेमाल होने वाले अन्य मदों का खर्च शामिल होगा। ये जानकारी अस्पताल के बिलिंग काउंटर, आईसीयू के बाहर और अस्पताल की वेबसाइट पर साफ तौर पर दिखानी होगी ताकि मरीज के परिजन पहले से खर्च का अंदाजा लगा सके। इसके अलावा हर निजी अस्पताल को शिकायत निवारण की व्यवस्था भी बनानी होगी। अगर इलाज या बिल को लेकर मरीज के परिवार को कोई आपत्ति होती है तो वे औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अस्पताल को भी तय वक्त के अंदर इस शिकायत का जवाब देना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेंटिलेटर का बिल सिर्फ उसी वक्त लिया जाएगा जब वेंटिलेटर वास्तव में मरीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर वेंटिलेटर बंद है या उपयोग में नहीं है तो उसका चार्ज बिल में नहीं जोड़ा जा सकेगा। इससे बेवजह बढ़े हुए बिल पर रोक लगेगी। नियमों के मुताबिक अस्पतालों को मरीज के परिजनों को वेंटिलेटर और आईसीयू के खर्च की रोजाना खर्च की जानकारी देनी होगी ताकि अस्पतालों को इलाज से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा, जिससे वेंटिलेटर पर रहने की अवधि, इलाज का नतीजा और अन्य ज़रूरी जानकारियां शामिल होगी ताकि मरीज के परिजन निश्चिंत हो सके। ये रिकॉर्ड ज़रूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को भी दिखाना होगा। सरकार के इस फैसले को निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च को लेकर उठ रहे प्रश्नों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि नियमों के लागू होने के बाद क्या मरीजों और उनके परिवारों को सच में राहत मिल पाएगी। जी हां, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या निजी अस्पताल इन नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। भारत अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ मुंबई में खेलेगा, जबकि 15 फरवरी को कोलंबो में टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन संभालेंगे या ईशान किशन। ओपनिंग को लेकर टीम के पास 3 विकल्प ऐसा माना जा रहा है: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन। हाल के प्रदर्शन को देखा जाए तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। दोनों ने अब तक 7 में 13 मैचों में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने भी संकेत दिए हैं कि विकेट कीपर ओपनिंग करते हुए ही खेल सकता है। ऐसे में संजू सैमसन इस रेस में आगे दिख रहे हैं। ईशान किशन को मौका तभी मिलेगा जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो या फॉर्म में ना हो। यह अनुमान है, ये तयशुदा बात नहीं हो सकती। बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से क्रिकेट के पुराने जो जानकार हैं, मिडिल ऑर्डर लगभग तय माना जा रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, हालांकि इनका भी फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। नंबर 3 और तिलक वर्मा शानदार प्लेयर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। जैसा मैं बोल रहा था, सूर्या पिछले कुछ समय से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हों, लेकिन उनका अनुभव और रिकॉर्ड टीम के लिए काफ़ी अहम है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह मजबूत कर लिया और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर टीम बैटिंग को और मजबूत करना चाहती है तो रिंकू सिंह को भी प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। हालांकि ऐसा करने पर टीम को गेंदबाजों की संख्या कम रखनी पड़ेगी। उस स्थिति में ऑलराउंडर से ज़्यादा ओवर कराने होंगे। अगर 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाए जाते हैं तो रिंकू को बाहर बैठना पड़ सकता है। ये फैसला पिच और सामने वाली टीम को देखकर लिया जाएगा। ऑलराउंडर्स की भूमिका इस टूर्नामेंट में काफ़ी अहम रहने वाली है। वैसे वह हर T20 और वनडे में अहम रहती है। टीम में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर जैसे शानदार खिलाड़ी हैं। इनमें से हार्दिक, दुबे और अक्षर का खेलना लगभग तय है।
बनेगी जब टीम तब अलग से पता चलेगा। ये खिलाड़ी 5 से 7 नंबर के बीच बल्लेबाजी करेंगे और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करेंगे। अगर टीम 4 ऑलराउंडर के साथ उतरती है तो वाशिंगटन सुंदर को भी मौका मिल सकता है। स्पिन गेंदबाजी का चुनाव भी पिच के हिसाब से किया जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद जैसी चीज़ों पर जहां स्पिन मदद नहीं मिलती, इसलिए वहां एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया जा सकता है। ऐसे में कुलदीप यादव या मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती में से किसी को मौका मिलेगा। वहीं दिल्ली और कोलंबो जैसी पिच पर दोनों स्पिनर्स को साथ खिलाया जा सकता है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। तेज गेंदबाजी में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह टीम के सबसे बड़े हथियार हैं। उनके साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। हालांकि इन दोनों को अपने आप को अभी प्रूव करना बाकी है। ज़्यादातर मैचों में बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या पेस बॉलिंग संभाल सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक विकल्प है। कुछ मैचों में अर्शदीप को भी मौका मिल सकता है। हर्षित राणा को तभी खिलाया जाएगा जब किसी तेज गेंदबाज की फिटनेस या फॉर्म को लेकर कोई परेशानी हो। अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पे, तिलक वर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव या अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह शामिल हो सकते हैं। ईशान किशन, ताज्जुब की बात है, मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। ईशान किशन अतिरिक्त खिलाड़ी में नहीं बैठेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ईशान किशन, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर अतिरिक्त खिलाड़ियों में रह सकते हैं, बहुत से विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 में सुपर 8 में पहुंचेंगे। इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मैच कोलंबो में खेला जाएगा। हमें इंतज़ार है इस बेहद शानदार टूर्नामेंट का और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर हमारी भारतीय टीम, हमारी टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतेगी, क्योंकि अभी भी इस बात में कोई शक नहीं है कि सबसे शानदार टीम का संयोजन हमारे ही पास है। आज के चर्चा के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।